आज हम लोग एंगल और रेखा के क्वेश्चन करने के बाद आज सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस यानी कि समरूप एवं सर्वांग समता को समझेंगे। समरूपता और सर्वांग समता यानी सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस को समझेंगे। ये स्तंभ है, ये चीजें स्तंभ हैं किसकी? ज्योमेट्री की। इनमें थ्योरी के साथ साथ इन्हें कैसे यूज किया जाएगा यह बात भी आप लोगों को याद रखनी चाहिए। तो आज की क्लास में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे बेटा समरूपता एवं सर्वांग समता। इंग्लिश में समरूपता को सिमिलरिटी के नाम से जाना जाएगा और सर्वांग समता को कॉन्ग्रुएंस के नाम से जाना जाएगा। पहले इनका हिंदी में मीनिंग समझे कि दोनों का हिंदी में क्या कहानी है, हिंदी शब्द क्या मतलब हम समझे क्या इन शब्दों से, उसके बाद ट्रायंगल में आएंगे हम लोग। देखो समरूप का मतलब ही समझ में आ रहा है कि जिनके रूप एक समान है, रूप एक समान है। जैसे दो भाई हैं, सगे भाई, जुड़वा, हम शक्ल भी हैं, लेकिन एक के क्या पीयूष ग्रंथि वो क्लैंड होती है यहाँ पर एक, हाँ बस उसी की बात कर रहा हूँ मैं। वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती तो आदमी ज़्यादा लंबा हो जाता है, और अगर वो एक्टिव नहीं थी तो आदमी छोटा रह जाता है, बोना। तो एक तो बहुत लंबा है और एक बहुत छोटा है। सुन रहे हैं कि आप लोग? हालांकि शक्लें दोनों की सेम है तो ये तो समरूप होगा। अगर फेस सेम है, कई बार लोग कहते हैं कि सारे के सारे जितने भी लोग हैं वो सब समरूप हैं, ऐसा नहीं है। समरूप है ऐसा सेम नहीं है, कुछ उल्टा सुल्टा भी हो सकता। शक्लें जिनकी सेम है वो समरूप कहलाएगा बेटा, भले उनका वजन, उनकी लंबाई इत्यादि इत्यादि अलग हो चलेगा। मेरी बात समझ में आ रही क्या? बात मैं क्या कह रहा हूँ? दो जुड़वा भाई हैं, हम शक्ल है, लेकिन एक ज़्यादा लंबा है, एक छोटा है, तो ये समरूप है, सर्वांग सम नहीं है। समझ आ रही क्या बात? दो जुड़वा, हम शक्ल, वजन भी समान, लंबाई चौड़ाई सब, कद काठी सब सेम, ओहो सर्वांग सम। समझ में आ रही क्या बात आप लोगों को? क्या है? सर्वांग सम। क्लियर है सभी के दिमाग में? सर्वांग सम है। सर्वांग सम यानी कि सब कुछ सेम, और समरूप यानी कि केवल दिखने में एक सजा, दिखने में एक जैसे। समझ में आ रही क्या बात आपको? दिखने में एक जैसे। क्या सभी इंसान दिखने में एक जैसे ही क्या? तो क्या सभी इंसान सिमिलर है क्या? समझ में आ रही क्या बात आप लोगों को? हाँ, लेकिन कुछ की शक्लें भी मिल रही हैं, कद काठी नहीं मिल पा रही हैं, सिमिलर है। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे आप लोग कोटा में रहते हैं, आपने यहाँ पर सेवन वंडर देखा, यहाँ पर एक ताजमहल है, पिरामिड है, गए सेवन वंडर कभी? चल जाओ बेटा, उम्र है अभी आप लोगों की घूमने की, कि बाद में चला 10 साल बाद बच्चों के साथ घूमने जाओ कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो अभी घूमे आओ आप लोग, है ना, संडे को छुट्टी रख देंगे, घूमे आना आप लोग। तो घूमने के लिए पैसा किसने कहा? 10 रुपये का यहाँ से ऑटो का किराया लगेगा, 5 या 10 उसका टिकट है, 20 रुपये, 10 रुपये बस। हाँ, ये क्वेश्चन हो सकता था सही, ये सही क्वेश्चन हो सकता था, ये क्वेश्चन गलत था पहले वाला, किसके साथ जाएं, ये एक उचित क्वेश्चन था। ये तो तुम्हारा फॉल्ट है यार, हमारा थोड़ी फॉल्ट है। चलो इधर सुनिएगा। तो अब जब हम सेवन वंडर जाते हैं, वहाँ ताजमहल देखते हैं, तो ये रियल जो ताजमहल है बिल्कुल वैसा ही तो है, हालांकि मैं तो कभी गया नहीं, सेम है, तो सिमिलर है बेटा। क्या कॉन्ग्रुएंस भी है क्या? नहीं, वो तो बहुत बड़ा है यार। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ? आप लोगों का जैसे कोई मकान है, बिल्डिंग बनाई आपने, उसका आपने एक मॉडल तैयार किया, सिमिलर है बेटा उसके, बस वो कॉन्ग्रुएंस नहीं है। पता है समरूपता में क्या होगा? समरूपता में क्या होगा
कि केवल रूप को देखा जाएगा, जबकि सर्वांग समता में किसको देखा जाएगा? आकार, परिमाप, क्षेत्रफल, ज्योमेट्री सब देखी जाएगी। अच्छा, अगर कोई बंदा कहता है कि हम लोग सर्वांग सम हैं, अच्छा अगर सर्वांग सम है तो समरूप तो है ही सही। अगर सुन रहे हैं कि आप लोग सर्वांग सम हैं तो समरूप तो है ही सही, लेकिन अगर समरूप है तो सर्वांग सम हो ये जरूरी नहीं है। तो ये चीज़ें कोई लिखाने वाली नहीं है, बार बार बताने वाली भी नहीं, बच्चा खुद से समझ लेता है इन चीज़ों को। तो हम समरूपता और सर्वांग समता को लेकर चलेंगे बेटा। समरूपता और सर्वांग समता को हम लोग एक साथ लेके चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपस में भुजाएं इक्वल होती हैं, यहाँ पर भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं, जबकि इधर वाले में आप लोगों की भुजाओं का अनुपात इक्वल होता है, सेम रेशियो में होती है साइड्स, जबकि यहाँ साइड क्या होती है भैया? बराबर होती है। वो सब हम समझेंगे आज की क्लास में। हम लोग समरूपता सर्वांग समता के प्रूफ करेंगे, कैसे होती है समझेंगे, क्या क्या इनके रिजल्ट्स रहते हैं उन चीज़ों को समझेंगे, और कल वाली क्लास में इनके हम लोग प्रश्न बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समरूपता की बात करें कि समरूपता क्या है। समरूपता जिसे अंग्रेजी में सिमिलरिटी के नाम से जाना जा रहा है, और समरूपता भी किसकी पढ़ रहे बेटा हम लोग? ट्राइंगल की। समरूपता भी किसकी पढ़ रहे हैं? ट्राइंगल की पढ़ रहे हैं। ट्राइंगल की हम समरूपता सिमिलरिटीज पढ़ रहे हैं कि ट्राइंगल की समरूपता क्या है। बेटा कोई भी ट्राइंगल बेसिक बाद में देखेंगे कि क्या क्या इनमें नियम लगते हैं, क्या क्या इनके एस ए डबल है, क्या है। मेन मुद्दे की बात देखो आप लोग, अगर एक त्रिभुज के, तो सब लिखा दूंगा मैं आपको, एक त्रिभुज के तीन एंगल सामने वाले त्रिभुज के तीन एंगल के बराबर हैं तो वे आपस में सिमिलर हैं। वो आपस में क्या है? सिमिलर है। तो लोगों ने बना दी वही समरूपता की कसौटी। क्या कसौटी बनाई? पहली कसौटी बनाई ए। फिर लोगों को पता लगा कि यार अगर दो एंगल सेम है तो तीसरा तो जबरन बराबर होगा। नहीं समझे में क्या? यहाँ भुजाओं से कोई मतलब नहीं है। अच्छा अगर यहाँ भुजाएं बराबर होती तो सर्वांग सम ही हो जाता, तो उसको हम समझ नहीं रहे, हम एंगल को समझ रहे हैं। सुनो, ये 40 है, ये 100 है, या ये 40 है, ये मान लो ये 50 है, तो 50 40 तो ये 90 होगा। अच्छा ये 50 है, ये 40 है, तो ये भी 50 ये भी 40, तो ये दोनों अपने आप बराबर होंगे ना भाई। यानी कि ट्रिपल ए को कोई मतलब ही निकला। ट्रिपल ए को आगे जाके लोगों ने कह दिया भाई साहब ये तो डबल ए में चल जाएगा। और मेन मुद्दा यही रहेगा हर बार जब भी आप लोगों को किसी दो ट्राइंगल को टेस्ट करना है, चेक करना है, तो आपका जो एम होगा वो एम क्या होगा कि इनके एंगल बराबर हो। इनके एंगल क्या हो भाई? बराबर। आपस में बराबर नहीं, करस्पॉन्डिंग बराबर हो। आपस में बराबर की नहीं, ये तीनों बराबर हो तो वो तो फिर आपका समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। उसकी बात नहीं की जा रही है। इसके तीन एंगल इसके रेस्पेक्टिव तीन एंगल के बराबर हो। समझ में आया मैंने क्या कहा? फिर लोगों ने आगे जाकर कहा कि भैया अगर दो भुजाएं बराबर हो, दो भुजाओं का रेशियो सामने वाले की दो भुजाओं के रेशियो के बराबर हो और उनका बीच का एंगल बराबर हो, तो वह भी क्या हो जाता है बेटा? समरूप हो जाता है। समझ में आ रही क्या बात आप लोगों को? और आपको ऐसी बातें नहीं समझनी फिलहाल। आपका मेन मकसद क्या होगा कि इनके एंगल आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। अगर इनके एंगल बराबर है तो अपने आप ही समरूपता का टेस्ट पक्का हो जाएगा। ये सब बता दी जाएंगी आप लोगों को क्या क्या है, लेकिन मेन उद्देश्य क्या है आप लोगों का कि अगर कोई भी ट्राइंगल अगर समरूप है तो इसके तीन एंगल इसके रेस्पेक्टिव तीन एंगल के बराबर होंगे। और तुम्हें तीन बराबर चेक करने की भी जरूरत नहीं है। दो अगर बराबर हो गए राजकुमारों तो तीसरा जबरन बराबर होगा। क्या तुम्हें सिमिलरिटी का कंसेप्ट समझ में आ गया? क्या अब ये है कि सर कंसेप्ट समझ में आ गया कि अगर कोई दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो उनमें क्या क्या खास बात होगी। अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनमें क्या क्या खास बात होगी, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होगी, क्या क्या उनमें आपस में मेल मिलाप होगा, इसको समझेंगे हम लोग। अच्छा पहली चीज इसको नाम दे दिया जाता है A B C।
P Q R। पहले हम समरूपता को समझ रहे हैं। अच्छा, एंगल A किसके बराबर है? P के बराबर है। B किसके बराबर है? Q के। और C किसके बराबर है? R के। तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ट्राइंगल A B C सिमिलर है ट्राइंगल P Q R। इसका मतलब ही यही है कि A जो है वो P के बराबर है। अगर आपने इधर ABC लिख करके इधर आपने PQR न लिख करके RQP लिख दिया हो, गलत हो गया, गलत हो गया बेटा। रेस्पेक्टिव के सामने रेस्पेक्टिव लिखा जाएगा, रेस्पेक्टिव के सामने रेस्पेक्टिव लिखा जाएगा, मतलब बराबर के सामने बराबर लिखा जाएगा। क्लियर सभी के दिमाग में? इनमें आगे पीछे किया तो गड़बड़ हो सकती है। अब प्रश्न उठा कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या क्या होगा। बात आई है कि इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, अगर ऐसा है तो फिर क्या क्या होगा, उन कंडीशंस को हम समझेंगे। अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनमें क्या क्या विशेषताएं होगी, इन बात को समझेंगे। अगर बेटा दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी भुजाएं आपस में सेम रेशियो में होगी, उनकी भुजाओं का रेशियो सेम होगा। इक्वल नहीं होगा, यही बोला गया, सेम होगा। हाँ, अगर कॉन्ग्रेंस होती तो फिर बराबर बोला जाता बेटा। तो यहाँ देखिएगा क्या आ गया बेटा, क्या आ गया, ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ और ए सी बटा डी एफ। 2 सेकेंड, ए बी बटा डी ई, बी सी बटा ई एफ और ए सी बटा, कौन बोल रहा था? चलो, यानी कि अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनमें ये कहानी होगी। और क्या कहानी होगी? और कहानी बनी, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। त्रिभुज ए बी सी का एरिया डिवाइड बाई त्रिभुज डी ई एफ का एरिया बराबर क्या होगा बेटा, ए बी बटा डी ई। यानी एरिया जो है इन सिमिलर ट्राइंगल्स का, एरिया जो है इन सिमिलर ट्राइंगल्स का वो उनकी साइड के स्क्वायर के समानुपाती है। सर आपने ए बी बटा डी क्यों लिखा? कोई बात नहीं रे मूर्ख, तो ये लिख ले, एक ही बात है वो, तो एक ही बात है। ये तीसरी बात आती है, एबीसी का पेरीमीटर, एबीसी का परिमाप डिवाइड बाई डी ई एफ का परिमाप, वो क्या हो जाएगा, ए बी बटा डी। यानी कि परिमाप जो है, पेरीमीटर जो है वो उनकी साइड के प्रोपोर्शनल ही होगा, स्क्वायर में नहीं होगा। स्क्वायर में तो हो भी नहीं सकता भाई। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ट्राइंगल में जितने भी सिंगल यूनिट वाले हैं वह सब साइड के प्रोपोर्शनल होंगे और एरिया जो है वो साइड के स्क्वायर में होगा। अच्छा सिंगल यूनिट वाले से हम क्या समझे, तो सिंगल यूनिट वाले से हम समझे हाइट, ऊंचाई, मीडियन, ऊंचाई, मीडियन, शीर्ष लंब की लंबाई, एल्टीट्यूड, और भी जो भी परित्रिज्या, अंतःत्रिज्या, ये सब भुजाओं के समानुपाती होगी अगर वो आपस में कॉन्ग्रुएंट आपस में सिमिलर हैं तो। समझ आ रही क्या बात? मैं कह रहा हूँ सिंगल यूनिट वाले जितने भी एलिमेंट हैं, सिंगल यूनिट वाले जितने भी हैं वो सब किसके प्रोपोर्शनल होंगे बेटा, भुजा के प्रोपोर्शनल होंगे, भुजा के प्रोपोर्शनल होंगे।
सिंगल यूनिट वाले जितने भी होंगे वह सब किसके प्रोपोर्शनल होंगे? भुजा के प्रोपोर्शनल होंगे। अब सिंगल यूनिट में जब हमने एरिया में ट्राइंगल पढ़ा था तब हमने सेंटर पढ़ा था और सेंटर में हमने बहुत सारे पॉइंट पढ़े थे। वो सब किसके समानुपाती होंगे? भुजा के समानुपाती होंगे, भुजा के समानुपाती होंगे। और क्या क्या इनके रिजल्ट निकलेंगे, आओ रिजल्ट्स को समझते हैं। समरूपता के रिजल्ट को समझ रहे हैं हम लोग, समरूपता के रिजल्ट को समझ रहे हैं। बोर्ड पर देखिएगा, ये ट्राइंगल है एबीसी, ट्राइंगल एबीसी। इसमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए जो है डीई, यानी डीई जो है वो पैरेलल है किसके? बीसी के। और जहां पर डी और ई है वो भुजा एबी और एसी पर स्थित हैं। नहीं तो पता चले डी और बीसी पैरेलल तो यहाँ भी आ सकती थी, तो यहाँ भी आ सकती थी, पर ये मेंशन किया गया है यहाँ पर कि पॉइंट डी एंड पॉइंट ई जो हैं वो आप लोगों के भुजा ए बी और ए ई पर स्थित है कहीं भी। ऐसा नहीं बोला गया कि मध्य में स्थित है, और ऐसा नहीं बोला गया कि ये मध्य में स्थित है, ये कहीं भी स्थित हो सकते हैं। तो ये अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा, या हम लोग इन दोनों ट्राइंगल को चेक करते हैं कि क्या ये सिमिलर है या नहीं है। अच्छा, आज हम इन्हें चेक कर रहे हैं, एग्जाम हॉल में या बाद में हमें कभी चेक नहीं करना है कि ये सिमिलर है या नहीं है। एक बार देखने से पता चल जाए। जब भी ट्राइंगल में आप लोगों को समांतर रेखा ड्रॉ की जाए तो ये मान के चलना कि दोनों ट्राइंगल आपस में क्या बनेंगे? सिमिलर बनेंगे। छोटा और बड़ा ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। क्या आप लोगों को बड़ा ट्राइंगल एबीसी दिखता है क्या? अच्छा, एबीसी दिखता है तो इसमें एंगल एक कॉमन है। ओ सॉरी, पहले का याद रह गया, ए टी। अच्छा, ये देखो कोण ए जो है वो कोण ए के बराबर है। बोलो ये आपस में सिमिलर है क्या? जल्दी बोलो हाँ। अब कैसे हैं देखेंगे। पहले तुम तो ये देखो कि कोण ए बराबर, रिपीट कर रहा हूं, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एडीई में कोण ए इक्वल टू कोण ए है। एंगल ए के बराबर है बेटा। क्यों है? क्योंकि आपस में कॉमन आ रहे बेटा ये तो। अच्छा, फिर देखा जाए कि कोण बी जो है वह कोण डी के बराबर है और कोण सी बराबर कोण ई है। ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है बेटा। आपस में कौन से एंगल हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। और किसी त्रिभुज के अगर दो एंगल बराबर हो जाते, तीसरा जब बराबर होता है तो इतना नहीं सोचते तो भी बराबर हो जाता। क्या एक ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल के बराबर हो गए क्या? इसका मतलब यहाँ पर ये बात प्रूफ हो जाती है कि एबीसी जो है ट्राइंगल वह सिमिलर है ट्राइंगल ए डी ई के। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल ए डी ई के। क्या तुम्हें इस एबीसी और ए डी ई की समरूपता में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वहाँ एग्जाम हॉल में जैसे पैरेलल लाइंस आ जाए तो ये मान के चलना कि वो आपस में क्या है? समरूप है। वो आपस में क्या है? समरूप है। अच्छा, अगर ये आपस में समरूप हैं तो देखिएगा, ट्राइंगल एबीसी समरूप है ट्राइंगल ए डी ई। तो अब देखें आप लोग, ए बी बटा ए डी। बेटा ये जो लिखा जा रहा है वो डायग्राम देख के लिखा जा रहा है, इस स्टेटमेंट से लिखा जा रहा है। ए बी बटा ए डी बराबर ए सी बटा ए ई। फर्स्ट और लास्ट लिया है मैंने। अच्छा देखिएगा यहाँ पर ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो मैंने ए बी को लिखा ए डी प्लस डी डी, और इसको क्या लिख सकता हूँ? ए ई प्लस ई सी। फिर मैंने क्या किया? इनको सेपरेट कर दिया बेटा। क्या किया गया? सेपरेट कर दिया गया। तो ए डी से ए डी कट गया तो 1 प्लस डी डी बटा ए डी
और 1 प्लस ई सी बटा ए। 1 से 1 कैंसिल हो गया बेटा आप लोगों का। अब दोनों तरफ 1 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आया, डी बी बटा ए डी बराबर ई सी बटा ए। इसको मैंने रिवर्स कर दिया बेटा, इसको मैंने रिवर्स किया तो क्या चीज़ बनी, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। इसे थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। इस प्रमेय को थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता है। अच्छा, थेल्स ने कोई बड़ी भारी बात थोड़ी बताई भाई, कोई बड़ी बात नहीं बताई है। थेल्स भाई साहब ने क्या किया, सर्वांग समरूपता के रिजल्ट लगाए, ये बात आ गई, उसने कहा भैया इसे आगे से थेल्स के नाम से जाना जाएगा। उस जमाने में तुम होते तुम ही कर लेते कि तुम्हारे नाम से जानी जाती है, पपूस थ्योरम। पूरा विश्व पढ़ता पपूस थ्योरम को। समझ आ रही क्या बात, थे नहीं आप लोग उस टाइम, नहीं तो कर लेते। जो थेल्स, इसे हम लोग किस प्रमेय के नाम से जानते बेटा, थेल्स प्रमेय के नाम से जानते। हमारे भारत में इस प्रमेय का हिंदी में नाम बताया गया है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। हमारे भारतीय लोगों को कभी अपने ज्ञान पर घमंड नहीं होता है, इसलिए कभी भी उन्होंने कोई भी चीज़ अगर प्रूफ भी करी है तो उनको अपने नाम से नहीं दिया, जो बात है वो दे दिया, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। बड़े बड़े डाउन टू अर्थ लोग हैं भारत के, कभी उन्होंने घमंड नहीं किया इस बात का कि हमें इतना बड़ा बड़ा नॉलेज है, इसलिए उन्होंने कभी अपना नाम दिया ही नहीं तो पता चला आज पाई की जगह कुछ और पढ़ा होता हम लोगों ने। और बहुत डाउन टू अर्थ, कभी अपने ज्ञान पर घमंड नहीं किया, इसलिए आज हम लोग ये विदेशी नाम याद रख रहे हैं। चलो यार, अब क्यों नहीं पैदा हो रहे ऐसे लोग, कहाँ चले गए ऐसे लोग, कहाँ चले गए जिन्होंने आधारभूत अनुपातिक प्रमेय दे दी गई, ये दिया वो दिया। अब थोड़ा सा क्या सिस्टम बिगड़ गया बेटा, सिस्टम अब तो क्या रह गया, ये बुक है इसमें से आएगा बस पढ़ लो खत्म कहानी। मतलब वो एजुकेशन सिस्टम नहीं है हमारा कि हमारे अंदर के साइंटिस्ट को जगा दिया जाए। अब तो जग रहा है तो ही मरवा देते भाई साहब हम लोग, बेटा रहने दे मत दिमाग लगा, यहाँ काम नहीं आएगा। ये समझ में आ रही क्या बात आपको, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ रही भाई उसकी, अब यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ रही है, क्या करेगी, हमारी भी थोड़ी गलती है, तो चलता आ रहा है। चलो क्या तुम्हें ये मामला समझ में आ गया क्या, इस प्रमेय को हम लोग क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। क्या थेल्स प्रमेय समझ में आ गई क्या आप लोगों को। थेल्स प्रमेय किससे बनी बेटा, समरूपता के रिजल्ट से बनी है, 9th क्लास में आ जाती है बेटा ये। हाँ 10th में आती, अब हो सकता है हमारे टाइम पे तो 9th में थी। ठीक है, मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल बहस नहीं। क्या तुम्हें रिजल्ट नंबर 1 समझ में आ गई क्या बेटा, कोई परेशानी रिजल्ट नंबर 1 में आप लोगों को। रिजल्ट नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा, थेल्स थ्योरम पढ़ी। आज हम समरूपता और सर्वांग समता के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और कल इनके 20-25 क्वेश्चन करके समरूपता और सर्वांग समता को खत्म कर देंगे। आज केवल थ्योरी पढ़ेंगे बेटा, फिर सर्कल पढ़ा जाएगा परसों, और सर्कल की थ्योरी एक साथ पढ़ करके सर्कल के क्वेश्चंस किए जाएंगे। अभी 10 मिनट चलो चाहे 1 घंटा चलो, उससे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। समरूपता का रिजल्ट नंबर 2, रिजल्ट नंबर 2 ज्यादा बड़ा हो जाएगा, दिक्कत आएगी। यह है आप लोगों का समकोण त्रिभुज ABC। क्या तुम्हें समकोण त्रिभुज दिखता है क्या, जहां पर B पर क्या बना बेटा, समकोण बना। इस B से हमने सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर डाला,
सामने वाली साइड पर क्या डाला, परपेंडिकुलर, जिसे हमने क्या बोला, बी डी बोला। बी डी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए सी के ऊपर। अच्छा बी डी परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर, तो ये इसका एल्टीट्यूड हुआ ना, शीर्ष लंब हुआ। और शीर्ष लंब के बारे में एरिया में पढ़ा था हम लोगों ने कि बी डी शीर्ष लंब बराबर क्या होता है, लंब इंटू आधार बटे कर्ण। यानी कि लंब कितना है, जल्दी बोलो इसका, ए बी, लंब इंटू आधार बटे कर्ण। ये हम पहले ही पढ़े थे, याद करो। ये वहां भी काम आया था जब हम लोगों ने एक समकोण त्रिभुज को कर्ण के सापेक्ष घुमाया था, तो बनने वाले दो शंकुओं की कॉमन रेडियस जो थी वह लंब इंटू आधार बटे कर्ण थी। एक रिजल्ट तो ये कंप्लीट हो गया। अब गौर से देखो आप लोगों को क्या इसमें 3 ट्राइंगल दिखते हैं क्या? क्या आपको 3 ट्राइंगल दिखाई देते हैं क्या? ठीक है। अच्छा इधर सुनो, ये 90 डिग्री, थोड़ी देर के लिए समझो, 90 डिग्री। अच्छा रैंडमली कोई भी एंगल आपके मान लीजिएगा कि यार ये 90 डिग्री, मैंने इसको 40 मान लिया, तो ये 50 होगा ना। तो भी तो कुछ बोल भी बीच में बोलेगी। हाँ तुझे पता ही नहीं क्या पूछा है। इधर सुनो, ये 40 से, ये 50 से, बोलो ये क्या हो गया, 90। ठीक। अच्छा नीचे वाले में आओ, बोलो नीचे वाला ट्राइंगल में आओ, बोलो ये कितना है, ये कितना है, ऊपर वाले में आओ, ये 90 है ना, ये 40। कुछ देख रहे हो? इसका मतलब एंगल सी इस ऊपर वाले बी के बराबर है और एंगल ए नीचे वाले बी के बराबर है। इधर देखो ना आप लोग, 50 40 50 40। इसका मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। हमने ज्योमेट्री से देख लिया है। फिर भी तुम्हें लगे कि नहीं देखना है तो कोई बात नहीं, तुम लोग मत देखो। बेटा ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। हमने अभी देखा था कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या निकला था, थीटा निकला था। और ये वाला एंगल अगर फाई है तो ये वाला एंगल भी क्या निकला था, फाई। क्या तुम्हें बात समझ में आ गई क्या? थीटा फाई, थीटा फाई। ओ एबीसी बोल दो, ए बी, ए बी, ये सब बराबर है। अच्छा अब आप लोग देखो, क्या आप लोगों को यहाँ पर 3 ट्राइंगल दिखते हैं क्या? सबसे पहले मैं बड़े वाले ट्राइंगल यानी कि एबीसी को लिया एंड ट्राइंगल नीचे वाले को लिया। बेटा भले ही तुम्हारे काम नहीं आए, इनके रिजल्ट तो काम आएंगे। ये प्रोसेस में इसलिए समझा रहा हूँ कि कभी तुम्हें समरूपता बनानी हो तो किस तरह से बनाई जाएगी, इसलिए इन रिजल्ट्स को आपके सामने प्रूव किया जा रहा है। तो समझे, एबीसी एंड ट्राइंगल नीचे वाला कोई भी ले लो, कोई भी, बी डी सी, बी डी सी, ऊपर वाला ए बी सी, पूरा वाला। अच्छा ये बात पक्का है कि इसमें एंगल बी पर 90 डिग्री है तो इस पर एंगल डी पर 90 डिग्री है। बोल तो जाओ। फिर देखो यहाँ पर एंगल सी थीटा है और यहाँ पर एंगल सी भी क्या है, थीटा है, क्योंकि तो कॉमन है। अब दो एंगल बराबर होगी, तीसरे जबरन बराबर होना ही, और बराबर दिखता भी है आप लोगों को कि यहाँ पर ये जो तीसरा एंगल है कौन सा, ए, वो किसके बराबर है बेटा, इस वाले के। देखो ए किसके बराबर है, बी के बराबर। क्या बात समझ में आ गई क्या? यानी बड़े वाले ट्राइंगल के समरूप है ये छोटा वाला ट्राइंगल। पूछता भी बेटा कैसे समरूप है, ये भी पूछेगा। तो देखो ना आप लोग, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है। ट्राइंगल ए का वैल्यू किसके साथ आएगा, बी। ए देखो ए किसके और बी के बराबर, और बी किसके बराबर, डी के बराबर, और सी किसके बराबर, सी के बराबर। बोलो ये रिजल्ट समझ में आ गया कि आप लोगों को?
और दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर हैं। और अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी भुजाएं आपस में क्या होगी, सेम रेशियो में होगी। चलो इधर सुनो, इधर सुनिएगा। यहाँ पर आप लोगों को ये जो दिखता है आपस में समरूप है, तो क्या रिजल्ट निकलेगा, ए बी बटा बी डी बराबर बी सी बटा डी सी बराबर ए सी बटा बी सी। वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या रिक्वायरमेंट होती है हमें, वो आगे देखेंगे। क्या यहाँ तक का मामला समझ में आ गया क्या आप लोगों को? अरे बोल तो जाओ। चलो वापस से बेटा, ये बड़े बोर कर देंगे आप लोगों को, लेकिन आप समझो तो उसे चल क्या रहा है। अच्छा, फिर हमने देखा ट्राइंगल ए बी सी एंड ऊपर वाला ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी ऊपर वाला और ऊपर वाला ए बी डी। अच्छा यहाँ देखो, कोण B बराबर कोण D, ये तो है सही, 90-90 डिग्री है। अच्छा इसमें देखो कोण C कोण A बराबर कोण A कॉमन है। तीसरा अपने आप बराबर होकर बराबर दिखता भी हम लोगों को कि भाई साहब ये थीटा है तो ये भी क्या है, थीटा है। यानी एंगल C इसके बराबर आ रहा है एंगल B के, नीचे वाला B, ठीक। यानी कि यहाँ क्या बनेगा, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है, ट्राइंगल ए बी किसके बराबर डी और सी किसके बराबर। कुछ बात समझ में आ रही है कि आप लोगों को? ये कहता है कि ए बी सी इसके समरूप है और ये कहता है कि यह इसके समरूप है। इसका मतलब ये छोटे छोटे जो दो हैं ये भी तो आपस में सिमिलर हैं, पर अनशन नहीं है, करस्पॉन्डिंग है। अनशन नहीं लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ से पहले तो हम इसका रिजल्ट लिख लेते हैं एक बार। यहाँ क्या बनेगा, ए बी बटा ए डी बराबर बी सी बटा डी बी बराबर ए सी बटा ए बी। कोई परेशानी इसमें आप लोगों को? चलो अब देखो, पहले इन दो रिजल्ट से हमने क्या बात सीखी है उस बात को हम समझते हैं। तो हमने क्या किया बेटा, हमने क्या किया, इन दोनों को लिया, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ क्या बना, बी सी स्क्वायर बराबर डी सी इंटू ए सी। और इधर हमने फर्स्ट और थर्ड को लिया, तो ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वो जो सेकेंड बात दिखी नीचे वाली, उसमें इस फर्स्ट बात का भाग लगाता हूँ। जब मैं फर्स्ट वाली बात को सेकेंड वाली बात से डिवाइड लगाऊंगा तो आप देखो ना, जब इसमें इसका डिवाइड लगाया जाएगा तो ए बी बटा बी सी का स्क्वायर, ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा और ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए डी बटा डी सी। ए बी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर। गौर से देखो बेटा, आप लोग गौर से देखो कि यहाँ पर ए सी और वो ए सी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए डी अपॉन डी सी। ए डी अपॉन डी सी। रिजल्ट नंबर 2 है बेटा, ये एक रिजल्ट तो पहले लिख चुके हैं। चलो इसको एक मान ले, कोई बात। क्या तुम्हें बात समझ में आ गई क्या भाई? फिर दोबारा देखिएगा, यार ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर है और ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर है। इसका मतलब BDC और ADB आपस में सिमिलर हैं, आपस में सिमिलर हैं। ये जो छोटे ट्राइंगल बन रहे हैं इनकी समरूपता कैसे लिखोगे? अब डायरेक्टली लिखना है हर बार। अच्छा इन्हें मत याद रखना है, डायग्राम में PQR भी तो हो सकता है। देखो कैसे लिखा है उस बात को देखिएगा। D दोनों का बराबर होगा, D दोनों का बराबर होगा, D दोनों का बराबर होगा,
इसका A इसके B के बराबर होगा और उसका C इसके B के बराबर होगा। सुन रहे क्या? यानी कि स्वैपिंग होगी। देखो इसमें 90 डी पे था ना, तो डी की जगह डी आएगा, बाकी में स्वैपिंग होगी। यहाँ बी आएगा तो वहाँ ए आएगा, और यहाँ सी है तो वहाँ क्या आएगा? बी आएगा। सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? डी कॉमन आ गया, इसमें देखो ना बी है तो वहाँ क्या आएगा? ए, और यहाँ सी है तो वहाँ क्या आएगा? बी आएगा। यानी यहाँ पर बी सी, वहाँ पर ए बी। बी सी कौन सा? बी सी कौन सा? इधर वाला बी सी, उधर कौन सा हो गया आपका? ए बी। ये लिखने का थोड़ा जुगाड़ भी तो लगाना पड़ेगा, वहाँ प्रूफ करने थोड़ी बैठेंगे एग्जाम हॉल में हम लोग। ए बी सी और ये डी। क्या आपको दो छोटे ट्राइंगल दिखते हैं क्या बेटा? हाँ। क्या ये आपस में सिमिलर है क्या? बिल्कुल हाँ। कौन कौन से सिमिलर? कैसे लिखेंगे? ट्राइंगल ऊपर वाले लिख दिया हमने ए डी डी। तो ये बात तो पक्का कि डी जो है वो डी के बराबर होगा और डी डी के बराबर होगा। अच्छा ऊपर वाला ए किसके बराबर है? इसके बराबर है, बी के बराबर है। और ये वाला जो एंगल है कौन सा वाला? ये वाला किसके बराबर था? इसके बराबर था। क्या तुम्हें इसकी समरूपता समझ में आ गई क्या भाई? थ्योरी है, सीख लो एक बार, भले मत देखना, मत पढ़ना वापस से, पर एक बार ही बनाए कैसे जा रहे देख लें। अच्छा यहाँ क्या रिजल्ट बनेगा? चुप रहे। ए डी बटा बी डी, ए डी बटा बी डी, डी बी बटा डी सी और ए बी अपॉन बी सी। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई क्या? आ जा रहा है? ए डी अपॉन डी बी डी। अच्छा मैं फर्स्ट और थर्ड को ले रहा हूँ बेटा। किसको लेता हूँ? फर्स्ट और थर्ड को। तो मैं देखता हूँ बी डी, इनकी बी डी तो है, अरे बी डी डी बी एक ही तो बात है। तो बी डी स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटा? बी डी स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए डी इंटू डी सी के बराबर होगा। इनसे कई बार एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पूछने को मिले बेटा। ये आप लोग इन्हें मत याद रख लेना, क्योंकि वहाँ ट्राइंगल पी क्यू आर आएगा तो फिर क्या होगा? पी क्यू आर आएगा तो क्या होगा? घबराने की जरूरत नहीं। इधर सुनो, बी डी स्क्वायर ए डी इंटू डी सी, ए डी इंटू डी सी, और इसका स्क्वायर का जो रेशियो है इनके सामने वाले के स्क्वायर में। देखो समझ में आ गई क्या बात आप लोगों को? तीन रिजल्ट कैसे हुए बेटा? एक रिजल्ट तो इधर भी था, एक रिजल्ट तो इधर भी था। हालांकि मेन कंक्लूजन की बात यही निकली इतनी मगजमारी करने के बाद, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि यह मगजमारी अगर आपको समझ में आ जाती है तो आप लोगों को समरूपता समझ में आ गई भाई। समरूपता का यूज कैसे करना है बात समझ में आ गई। कल क्वेश्चन करेंगे बढ़िया से तो सब मामला सही हो जाएगा। और ये रिजल्ट थोड़ा बहुत याद रखेंगे आप लोग। जैसे हम लोग बात करें कि डायरेक्टली हमारे पास पी क्यू आर ट्राइंगल आ गया और पी क्यू आर, और यहाँ लंब डाल दिया बेटा एम। अच्छा आधा आधा करेगा ऐसा नहीं बेटा यहाँ पर, अरे परपेंडिकुलर 90 डिग्री कौन बनाता है? आधा थोड़ी करता है। चलो इधर सुनो क्या क्या रिजल्ट रहेंगे। पहला रिजल्ट रहेगा पी क्यू बटा क्यू आर बराबर पी एम बटा एम आर। रिजल्ट नंबर 1। रिजल्ट नंबर 2 क्या होगा? क्यू एम का स्क्वायर बराबर पी एम इंटू एम आर। बस बाकी कोई अगर ऐसी बात पूछता है जो इन फॉर्मूलों से नहीं बनती है तो फिर आपको समरूपता लगानी पड़ेगी। क्या आप इस ट्राइंगल की तीनों समरूपता को लिख सकते हैं? हाँ आओ लिखते हैं। ट्राइंगल पी क्यू आर
सिमिलर ऊपर वाला लिखेंगे। अच्छा यहाँ पी क्यू पर 90 डिग्री बन रहा है तो वहाँ 90 डिग्री से बन रहा है एंगल। अच्छा ये वाला एंगल इस वाले के बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो बताओ पी आ रहा है मतलब पी, तो पी आया तो ऊपर वाले का क्या आएगा, जल्दी बोलो ऊपर वाले का क्या आएगा। ये पी है ना तो ऊपर वाले का क्या आएगा, पी आएगा, कॉमन है। और ये आर है तो ये क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अगले वाला बेटा ये जो पी है नीचे वाले की किसके बराबर, क्यू के बराबर, और एम पर 90 डिग्री बन ही रहा है। और बचा कौन सा आप लोगों का, मेन ये जो हम लोगों ने अभी तक इस वाली स्लाइड में और इस वाली स्लाइड में जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो आपको समझ नहीं आया है, उसका मेन कंक्लूजन ये है बेटा, उसका मेन कंक्लूजन ये। डायरेक्टली प्रश्न बनेगा, डायरेक्टली प्रश्न बनेगा तो तुम्हें ये करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं बेटा, और कोई चारा नहीं। क्या हम एग्जाम हॉल में हम प्रूव करने बैठेंगे क्या, नहीं। एक और बात, जब भी ट्रायंगल में कोई पैरेलल लाइंस ड्रॉ की जाएगी तो बनने वाले दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। वो आपसे इससे भी क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ दिए गए चित्र में कौन सा स्टेटमेंट सही है, और पूछा जा चुका है। अच्छा वो भी क्या करेगा, इनको आंसर बदलेगा। अच्छा ये जो दोनों छोटू दिख रहे हैं क्या ये आपस में सिमिलर है क्या, हाँ। क्या ये जो आपस में जो आपको दो छोटे ट्रायंगल दिख रहे हैं क्या आपस में कॉन्ग्रुएंस है क्या, सर्वांग है क्या, नहीं, केवल क्या है, सिमिलर है, केवल क्या है, सिमिलर है। क्या तुम्हें समरूपता के बारे में समझ में आ गया क्या। वो हमें पागलों की तरह दो भुजा बराबर ये बराबर, सब फालतू बात बेटा। महत्वपूर्ण बात है किसी को भी चेक करना है तो दो एंगल को बराबर चेक करना पड़ेगा। अगर इसके दो एंगल उसके दो एंगल के सेम है तो तीसरा एंगल जबरन बराबर होगा, और इसका मतलब तीनों एंगल के बराबर होते हैं तो यस समरूप है। बात समझ आ गई कि आप लोगों को, इतनी सी समरूपता बेटा। हालांकि ये हमने केवल अपने आप को ट्रिगर किया है समरूपता के लिए, हमने अपने आप को तैयार किया है समरूपता के लिए कि समरूपता की कहानी ऐसे समझनी है। हालांकि अभी बहुत कुछ बाकी है। समरूपता की थ्योरी खत्म, अब चलेंगे कल समरूपता के परिणाम भी खत्म हो गए, सवाल चलेंगे, सब इन्हीं से चलेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना, नोट कर लीजिएगा आप लोग।